नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने बहनों को रक्षाबंधन पर्व पर बड़ा तोहफा दिया है। सीएम धामी ने मुस्लिम बहनों के साथ राखी का त्यौहार मनाया और सोमवार को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को महिला प्रतिनिधि मंडल ने राखी बांधी है। बता दें कि रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला समूहों को मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के रूप में तोहफा दिया। मुख्यमंत्री धामी ने इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैं ये कह सकता हूं कि अब वो समय आ गया है जिसमें पहले ये सब भेद होता था कि बेटी है, बेटा है, और बहुत सारी जगह पर बेटी पैदा होती थी तो लोग जो है निराश हो जाया करते थे, उत्सव नहीं मनाते थे। माने माँ भी दुखी, जो पैदा करने वाली माँ भी दुखी, उसकी दादी भी दुखी। घर में एक प्रकार से ऐसा लगता था कि जैसे कोई आया ही नहीं। इस सब को बदलने का काम किसने किया? आज बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यह अभियान देश के अंदर मोदी जी ने शुरू किया और उसके कारण से आज देश के अंदर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में आप हमारी बहनें, हमारी बेटियां, नारी शक्ति, हर जगह पर आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा। राजनीति का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, पत्रकारिता का क्षेत्र देख लीजिए, पायलट देख लीजिए, सेना में देख लीजिए। वैज्ञानिकों की बात अभी मैंने आप सबके सामने करी, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा। और खुशी है हमको कि आज उत्तराखंड के अंदर हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारी मातृशक्ति है, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं हर क्षेत्र में। और इतना परिश्रम उन्होंने हमेशा से किया है, हमेशा से वो आगे रही हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से हमारे स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, वो स्वयं सहायता समूह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना हम लेकर आए। मैंने देखा कि उसमें जो स्टॉल, यहाँ पर कुछ स्टॉल सचिवालय में लगे हुए थे और उन स्टॉलों को मैंने देखा, इतनी शानदार उसमें राखियां बनाई हैं। किसी ने बिरूल से बनाई है, किसी ने घर के जो अन्य सामान जो काम नहीं आते उनसे बनाया है, फूल घास से बनाए हैं, किसी ने किसी से बनाए हैं, और एक से एक उत्पाद बनाते हैं। क्यों नहीं है ना? एक से एक घास बनाते हैं, एक से एक सामान, इतना अच्छा अचार, इतने अच्छे लड्डू, बुनने वाले, सिलाई वाले, खिलौने, घरों में रखने वाले सामान। तो इन सामानों को कई बार मैं देखता हूं, मैंने उस दिन भी कहा, मुझे लगता है कि ये जो सामान आप लोग बनाते हैं, मतलब आप सब उनके प्रतिनिधि हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इतने अच्छे बनाते हैं कि कई बार मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसके सामने फेल हो गई। इतनी सफाई से, इतने आकर्षक, इतने सुंदर वो सब होते हैं। तो मैंने उनसे कहा, अभी जो मिलेट्स के सामान है, मिलेट्स के हमारे खाद्य पदार्थ हैं, एक से अचार इतना अच्छा, मतलब जिस क्षेत्र को उठाकर देख लीजिए। बस यही कहा कि हमने कहा कि हमको इस क्षेत्र में एक मॉडल बनाना है उत्तराखंड को। अब मॉडल कैसे बनाएगा? जैसे मैं हर जगह कहता हूं कि हमको हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड को बनाना है। हमारा विकल्प रहित संकल्प है कि विकल्प रहित संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि हमारे संकल्प में कोई विकल्प नहीं है। संकल्प वही होता है जिसमें कोई विकल्प नहीं होता है। मिशन वही होता है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर मिशन में ऑप्शन आ गया तो मिशन फेल हो गया। इसी प्रकार से संकल्प में कोई विकल्प आ गया तो वो संकल्प भी हमारा टूट गया। यानी कि संकल्प में विकल्प आने का मतलब है कि रास्ते हमसे भटक जाना, मंजिल हमसे दूर हो जाना, सपने हमसे ओझल हो जाना, सपने हमसे दूर चले जाना।
अगर हमने कोई विकल्प ले लिया, क्योंकि जीवन में संकल्प अगर ले लिया और उसमें विकल्प आ गया तो ये सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन संकल्प में अगर कोई विकल्प नहीं आया, इसलिए मैंने कहा कि संकल्प वो है जो विकल्प रही, इसमें कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं है, संकल्प को पूरा होना है। यानी कि संकल्प सिद्धि तक पहुंचेगा, वो तभी पहुंचेगा चाहे जो हमने संकल्प ले लिया उसमें चाहे कितना भी कठिन कोई रास्ता क्यों ना हो, कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें ना हमें रुकना है, न ठहरना है, न पीछे होना है, एक गति से चलते जाना है, चलते जाना है। बहुत अच्छा रास्ता मिले तो तेज चलना है, बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता मिले, कांटे मिले, कहीं पर बैरियर मिले तो बैरियर को क्रॉस करना है, इधर से जाना है, उधर से जाना है। कांटे रास्ते में पड़े हैं तो कांटों को उठा के किनारे रख देना है। ओलंपिक गोल्ड, डायमंड लीग में गोल्ड और अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड। स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने भारत को खेलों में भी चांद पर पहुंचा दिया है। भारत की आन बान शान कहे जाने वाला ये एथलीट जब क्वालिफाइंग में टॉप पर रहा तो हर किसी को उम्मीद थी कि पिछली बार की कसर इस बार पूरी होगी। हुआ भी यही, नीरज ने 88.17 मीटर का थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर सीएम धामी ने शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की जेवलिन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई। आपने स्वर्णिम उपलब्धि से वैश्विक पटल पर मां भारती का मानवर्धन करने का अनुपम काम किया है। भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। खबर बागेश्वर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्यसभा सदस्य भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के शासनकाल में धरती से लेकर अंबर तक तीव्र गति से देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। साथ ही भगतदा ने युवाओं से स्वरोजगार अपनाकर बेरोजगारों को भी रोजगार उपलब्ध कराने योग्य बनाने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने सभी में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करते हुए कहा कि मतदान करना मंदिर में पुष्प और दीप प्रज्वलित करने से भी अधिक महत्वपूर्ण काम होता है। हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में, हर फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप विविध चीज़ें मेरे से जानना चाहेंगे तो समय लगेगा, लेकिन कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि धरती से लेके चंद्रमा तक सब जगह। चंद्रमा में चंद्रयान चला गया तो धरती से लेके चंद्रमा तक, धरती से लेके समुद्र तक सब जगह पिछले 8-10 सालों में, 8-9 सालों में, प्रगति पहले भी हुई पर 8-9 सालों में, जिसको अंग्रेजी में रिमार्केबल ऐसी प्रगति कहते हैं, ऐसी प्रगति हुई है। और होना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से हमारी बागेश्वर से विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय मतदाताओं से निवेदन है कि सब के सब लोग जाएं और अपना मतदान करें, क्योंकि ये मतदान मंदिर में पुष्प और सुगंध चढ़ाने से भी ज़्यादा महत्व का है। मुझे आजकल बहुत अच्छा लगा आपके कुछ पेपर्स में यहाँ के जो ऐसे अच्छे उद्यमी हैं उनके बारे में आया। यहाँ जब कभी मैं बात करता हूँ लोग मुझसे कहते हैं भगतदा, पानर, भावचंद, भालू। और मैं पिथौरागढ़ जब मुझे पता लगा दो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य निर्वाचन विभाग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का आयोजन उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम की अध्यक्षता में किया गया है।
इस कार्यशाला में सभी जनपदों के रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर शामिल हुए। वहीं प्रदेश के 12 जनपदों के जिला अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। इस कार्यशाला का आयोजन ईवीएम मशीनों, वीवीपीएटी मशीनों की जानकारी के लिए किया गया और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान ऑफिसर को किसी तरह की कोई समस्या न रहे, इसके लिए पहले ही चुनाव आयोग के निर्देश पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया और मशीनों से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या या जानकारी के अभाव को इस कार्यशाला के जरिए दूर किया जाएगा। ट्रेनिंग आयोजित किया गया था ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग, इसका एफएलसी कहते हैं। इसका ट्रेनिंग के लिए हम लोग सभी डीएम डीईओ के रूप में काम करेंगे और डिप्टी डीईओ है उनका बुलाया है, हमारा ईवीएम की नोडल ऑफिसर है उनका बुलाया है और कमीशन से भी हमारा एक सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर आ रखा है उसका पूरा प्रोसेस को देखने के लिए। हमारा ECIL इंजीनियर्स है। हम एफएलसी के दौरान क्या क्या तैयारियां करना है, किसी प्रकार का इसका एफएलसी आयोजित करना है, इसका पर डे रिपोर्टिंग फॉर्मेट किया है और क्या क्या सावधानी रखना है और इस प्रोसेस को हमने पूरा बताया गया है। अभी प्रेजेंटेशन हमने लेक्चर के थ्रू दिया गया है, उसमें सेकंड हाफ में हम लोग इसका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कराएंगे और सभी लोग का हमारा जो ECIL इंजीनियर है वो इंजीनियर डेमो करके दिखाएंगे। सो ये हमारा टीम के द्वारा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी लिया जाएगा। रुड़की में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय शहर कोषाध्यक्ष बनाए जाने पर भव्य रोड शो निकाला गया। रोड शो भगवानपुर क्षेत्र से शुरू होकर रामपुर चुंगी, रामनगर, BN तिराहा, चंद्रपुरी गौशाला, चंद्रशेखर चौक और सिविल लाइन बाजार होते हुए हरिद्वार रुड़की स्थित A to Z वर्कशॉप पर पहुंचा, जहां रोड शो का समापन कर दिया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं मेहनत और लखनऊ के साथ और पूरी लगन के साथ निभाऊंगा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया और वहीं इस मौके पर रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस प्रकार की चिंता उत्तराखंड राज्य में आपने खड़ा किया है और आपकी संगठन क्षमता हमेशा रुक जाओ तारीफ रही है। आज आपका यहाँ हार्दिक स्वागत। 2024 को लेकर आपको टिकट मिलता तो पार्टी का क्या कहना है? उस समय जिसे भी मिला उसके लिए काम करें। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र देहरादून में 5 सितंबर से शुरू होगा। इसके लिए 8 सितंबर तक सत्र प्रस्तावित किया गया है। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया और सत्र में अनुपूरक बजट पेश होगा। बता दें कि विधायी विभाग का 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच विधानसभा सत्र आहूत करने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा गया है। इस पर विचार विमर्श करने के बाद इसे 5 सितंबर से करने का निर्णय हुआ है। संसदीय कार्य एवं विधायी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र आहूत होने की जानकारी भी दी है। देखिए, विधानसभा सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आहूत हो रहा है और चूंकि आप जानते हैं कि आज जो माननीय मंत्रिमंडल ने भी प्रस्ताव पारित किया है और ये जो हमारा सत्र होना है देहरादून में होना है। साथ में ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मार्च में गैरसैंण में हुआ था और उसमें सितंबर से पहले होना था। ये इसमें हमने निर्णय लिया और साथ में अनुपूरक बजट भी इसमें हम लोग ला रहे हैं ताकि जो हमारे बजट की स्थिति है, आप जानते हैं इस बीच में अनुपूरक की भी आवश्यकता रहती है, तो सप्लीमेंट्री बजट भी इसी सत्र के दौरान हम लोग लाएंगे।
उत्तराखंड के चमोली में स्थित लोकपाल घाटी के सिख तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष शीतकाल के लिए आगामी 11 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन समिति के अध्यक्ष NS बिंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार आम श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट 11 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे। बता दें कि इस साल श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा 20 मई 2023 को प्रारंभ कर दी गई थी और कपाट खोलने के समय हिमपात, मौसम में बदलाव, बारिश के बावजूद भी वर्तमान समय तक श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 2,27,500 के आंकड़े को पार कर चुकी है। मुख्य ट्रस्टी NS बिंद्रा ने बताया है कि आजकल सुहावने मौसम के बीच गुरुधाम में दिव्य पुष्प, ब्रह्म कमल सहित सैकड़ों हिमालयी पुष्पों की रंगत भी बिखरी हुई है। साथ ही गोविंद घाट से गोविंद धाम तक भी हेलीकॉप्टर की यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में संगत इन दिनों की यात्रा में हेमकुंड साहिब के दर्शनों के साथ ही प्रकृति का आनंद भी उठा सकते हैं। देहरादून में विधानसभा भवन में 5 सितंबर से 8 सितंबर तक मानसून सत्र चलने वाला है। मानसून सत्र में विधायकों के प्रश्नों का जवाब संबंधित विभागों के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र को इस बार 600 से अधिक प्रश्न रहने वाले हैं। पक्ष और विपक्ष के विधायकों से अब तक 597 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। सरकार की ओर से सत्र तय करने के बाद विधानसभा सचिवालय तैयारियों में जुटा हुआ है और मानसून सत्र में विधायकों के प्रश्नों का जवाब संबंधित विभागों के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं। 4 दिवसीय सत्र में जहां विपक्ष जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के सवालों का जवाब पूरी तैयारी के साथ देने के लिए होमवर्क किया जा रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कहना है कि विधानसभा के मानसून सत्र को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए तैयारियां पूरी की गई। जल्दी अधिकारियों के साथ कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की जाएगी। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में घुकीतार में लमजाला के समीप भूस्खलन के कारण मलबा आने से मोटर मार्ग बाधित हुआ है। बता दें कि मार्ग बाधित होने से प्याज, हरी मिर्च लदे पिकअप बीच रास्ते में फंस गए और उससे आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता प्रेमगिरी महाराज के प्रयास से PWD विभाग ने 2 JCB को घटनास्थल पर भेजा है और सड़क पर आए मलबे को तकरीबन 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मोटर मार्ग को सुचारू किया गया है। खबर थराली से है, जहां नगर पंचायत थराली के प्राणवती में बीते 13 अगस्त और 17 अगस्त को आई भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण स्थानीय लोगों में भारी नुकसान और खतरा बना हुआ है। वहीं आपदा के कारण कई लोगों का मकान भूस्खलन के कारण खतरे की जद में आ चुका है। इन लोगों के घर जाने का पैदल रास्ता भी टूट चुका है। इस कारण पीड़ित परिवारों को अन्य मकानों में रहना पड़ सकता है। बता दें कि आसमानी आफत के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान तहसील प्रशासन ने ग्रामीणों को इमरजेंसी लाइटें वितरित की हैं और एक NGO के माध्यम से आवश्यक खाद्य सामग्री भी ग्रामीणों को बांटी है। वहीं नगर पंचायत थराली के ग्रामीणों को अभी कोई सुविधा नहीं देने पर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया है। रास्ता नहीं है, हमारी खेती बंजर हो गई है और मकान हमारी बहगी है। हमारे लिए ना तो रास्ता है, आने जाने का वो नहीं है। गाय हमारी अंदर मर रही है, औरतें कहाँ से जाएंगी? ना रास्ता है, ना लाइट है। हमारी मांग पूरी हो ही नहीं रही, हमको जनता पूछ ही नहीं रही है। थराली विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधा तथा एक्सरे सुविधा न होने के कारण पिंडर घाटी के ग्रामीणों को कई किलोमीटर की दूर यात्रा करनी पड़ती है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बैजनाथ, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी आदि शहरों को भी जाना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव या नगर पंचायत का चुनाव ही क्यों न हो, लगभग हर चुनाव के समय अल्ट्रासाउंड मशीन नेताओं का एक चुनावी मुद्दा रहता है। इसके समाधान को लेकर घोषणाएं भी होती हैं, लेकिन सभी लोगों को अल्ट्रासाउंड की मशीन की सुविधा अब तक नहीं उपलब्ध कराई गई है। न ही क्षेत्र में कोई एक्सरे टेक्नीशियन है। खबर दिनेशपुर से है, जहां रीढ़ दुर्लभ प्रजाति के कछुओं के साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनको जेल भेजने का काम किया है। लंबे समय से लगातार दिनेशपुर थाना से कछुए की तस्करी की शिकायतें आ रही थी और इस दौरान थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि लगातार कछुए की तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि कुछ ही दिन पहले भारी मात्रा में कछुआ तस्कर के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वहीं आज फिर से 3 कछुओं के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यालय से हमें आवश्यक वन्य जीव सुरक्षा अंतर्गत कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी
पालन में हमें सम्मान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी बार बार निर्देशित किया जाता है तथा क्राइम मीटिंग में भी निर्देश दिए जाते हैं। उसी में एक अच्छी कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा कल 3 प्रतिबंधित कछुए पकड़े गए हैं और इससे पहले भी हमारे द्वारा 392 लगभग 300। रुड़की के संतर शाह के राशन डीलर और अनाज गोदाम के एक अधिकारी के बीच विवाद पूरी तरह से ठन गया है। एक और गोदाम के अधिकारी रूबी खातून ने सिविल लाइन कोतवाली में 2 दिन पूर्व राशन डीलर की अभद्रता को लेकर थाने में तहरीर दी। वहीं राशन डीलर के भाई ने कुछ लोगों को इकट्ठा कर रुड़की FCI गोदाम में हंगामा किया और गोदाम के अधिकारी के निलंबन की बात कही। राशन डीलर के भाई अजय प्रताप का कहना है कि उन्होंने राशन कार्ड धारकों को बांटने वाली दाल नहीं दी है, जबकि ये दाल दफ्तर के रजिस्टर में मौजूद है। उन्होंने भी कहा कि उल्टा गोदाम के अधिकारी ने उनके साथ गाली गलौज कर थाने में तहरीर दे दी थी। FCI गोदाम के अधिकारी रूबी खातून का कहना है कि राशन डीलर प्लास्टिक कट्टों के बदले टाट के कट्टों की मांग कर रहे थे और मना करने पर राशन डीलर ने उनके साथ बदतमीजी की। रूबी खातून ने कहा कि उन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। राशन उठाना राशन डीलर की जिम्मेदारी है, वो उसने पैसे जमा किए, हमने कैसेल में चढ़ाया और वगैरह की स्टॉक रजिस्टर में साइन नहीं किया। मैं देखूंगी रजिस्टर में साइन है कि नहीं, क्योंकि इतने राशन डीलर आते नहीं पता चलता। कई बार ये खुद भी इतनी गुंडागर्दी करता है, अपनी मनमानी करता है, नहीं ले गया होगा करा के। और ये तो खुद भी राशन डीलर नहीं है। और जब भी 26 तारीख को आया, जब इसने मुझसे क्यों नहीं बात की, जब भी प्लास्टिक का चट्टा चला हुआ था। भाई जैसे FCI से हमें प्लास्टिक का चट्टा आएगा, देखो मैं आपको बताती हूँ, जो मेन विवाद है वो प्लास्टिक के कट्टों के ऊपर है। इसका ये कहना था कि मुझे प्लास्टिक के कट्टे नहीं चाहिए, मुझे जूट के कट्टे दो। अब FCI से प्लास्टिक के कट्टे भी आए, जूट के कट्टे भी आते हैं, तो चट्टा तो प्लास्टिक का चल रहा था। जैसे और राशन डीलर ले जा रहे थे वैसे इनको भी ले जाना चाहिए था, जबकि ये खुद भी राशन डीलर नहीं है। समझ रहे आप इस बात को। उसके बाद इन्होंने लेबर को धमकाया वहाँ जाके कि अगर तुमने मुझे प्लास्टिक के कट्टे दिए और जूट के कट्टे नहीं दिए तो मैं 20-30 गुंडे लेके आके तुम्हें सही कर दूंगा, जो कि आज उसने किया। मैं उनको गुंडा नहीं कह रही, लेकिन पता नहीं किन किन लोगों को वो लेके आया। इसके साथ कोई एक भी राशन डीलर नहीं जुड़ा हुआ था। गदरपुर में पुलिस को सूचना मिली थी कि नशे के कारोबार में महिलाएं शामिल होकर स्मैक बेच रही हैं। इसके बाद पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और इस दौरान पुलिस को सफलता भी मिल गई। बता दें कि छापेमारी के दौरान एक घर में 2 महिलाएं स्मैक बेचती हुई पकड़ी गई हैं। पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 18 ग्राम स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 1,40,000 रुपए सहित कुछ जेवरात बरामद हुए। यहाँ थाना गदरपुर में मुकदमा अपराध संख्या 195/2023 ये गैंगस्टर एक्ट में जो है ये अभियोग पंजीकृत था, जिसमें ये साइन नामजद थी उसमें। तो उसी की गिरफ्तारी के लिए कल हमारे SO गदरपुर द्वारा टीम वहाँ पर जो है उसकी बरामदगी के लिए जो है दबिश दी गई। तो ये अपनी बहन यास्मीन के साथ में जो है अपने उसके घर के सामने खड़ी थी। जब पुलिस टीम को इन्होंने देखा तो ये जो है भागने का प्रयास करने लगे। हमारी उप निरीक्षक महिला उप निरीक्षक कुसुम रावत भी साथ में थी। तो इनको जो है वहाँ गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तार होने पर इनके पास से 18.28 ग्राम अवैध स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 1,40,400 रुपया नगद, 2 मोबाइल फोन, पीली धात का एक हार, एक जोड़ी झुमके पीली धात के, 6 अंगूठियां पीली धात की जो है इनसे बरामद हुई है। उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म बैकुंठपुर में आंचलिक बंगाली कल्याण समिति के बैनर तले एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में बंगाली समाज के उत्थान और विकास में अहम भूमिका निभा रहे विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दिनेशपुर, रुद्रपुर शक्ति फार्म के अलावा उत्तराखंड में बसे बंगाली समुदाय के लोग भी उपस्थित हुए। इस दौरान आंचलिक बंगाली कल्याण समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामचंद्र राय ने कहा कि सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य था कि समाज में कुरीतियों को दूर करना, अच्छे काम कर रहे लोगों को प्रोत्साहित करना, युवा वर्ग को नशे से दूर रखना आदि ये हमारे प्रमुख उद्देश्य थे। वहीं दुर्गा पूजा शक्ति फार्म के अध्यक्ष किशोर राय ने कहा है कि प्रत्येक साल एक बार इस तरीके का कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम से अच्छे काम करने वाले से प्रेरणा समाज को ही मिलती है। हकीकत बात यह है कि सरकारें आई और गई, लेकिन इस विषय में अभी तक कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया जिससे स्कूलों में भी ये व्यवस्था की जाए। हमारे यहाँ जो एक पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित था, ये जरूर धामी सरकार जी और माननीय बहुगुणा जी के निर्देशों से हटा है, किंतु जो वास्तविक अभी तक विद्यालय में जो शिक्षा व्यवस्था ये जब तक नहीं होगा मूल रूप से, तब तक बंगालियों का उत्थान होना संभव नहीं है। और यहाँ पे जो हमारे बंगालियों में सबसे बड़ी जो कमी है इस वक्त जो देखने को मिल रहा है
कि हम शिक्षा के प्रति भी कमज़ोर होते जा रहे हैं और इसका कारण विद्यालय परिस्थितियाँ हैं। कल्याण समिति का मुख्य उद्देश्य यही है कि बंगाली समाज के प्रबुद्ध जनों को, जो हमारे समाज के लिए प्रेरणादायक है, प्रेरणा के कार्य किए हैं, जो आज हमारे समाज में है नहीं, लेकिन उनके कार्यों की प्रेरणा को लेके हमें आगे बढ़ना है। और हमारी जो समाज में सबसे बड़ी हमारे काम ये है कि हम अपने क्षेत्र के सम्मानित लोगों को एक मंच में हम लोग बुलाएं, ताकि हम अपनी भाषा, संस्कृति, कला, उन्नयन और विकास के बारे में हम सोच पाए। रही बात आपने बंगाली समाज के लिए कहा, हमारी बंगाली समाज की सबसे बड़ी जो देन है वो है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, जो हमारे बंगाली समाज के लोगों ने ही दिया है। आज बंगाली समाज पूरी तरह से बंगाली समाज एकजुट है, एक साथ हैं, और समाज के जो भी 2-4 लोग इधर उधर भटक रहे हैं उनको हम साथ लेके काम करने के लिए, ताकि बंगाली समाज बहुत आगे बढ़ जाए। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।